व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक किताब के बारे में, स्टॉक्स टू रिचेस। कैसे आप स्टॉक से अमीर बन सकते हैं, राइट। और ये किताब है पराग पारिक की लिखी हुई, यानी कि पराग पारिक का म्यूचुअल फंड बहुत फेमस होगा, आपने सुना होगा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप बहुत ज्यादा फेमस रहा है कुछ सालों से, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स का फेवरेट रहा है। तो हम उसकी आज किताब पढ़ेंगे। उन्होंने लिखी है स्टॉक्स टू रिचेस, और उसकी समरी को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट जो मैंने उससे पढ़ा, स्टॉक मार्केट इक्वल्स टू बिहेवियर गेम, नॉट एन इंटेलिजेंस गेम। तो बहुत अक्सर लोग और हम आप सब लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट भाई बहुत मुश्किल है और बहुत इंटेलिजेंस का काम है, जबकि इस किताब के हिसाब से वो कहते हैं कि भाई ये बिल्कुल बिल्कुल इंटेलिजेंस का काम नहीं है। 20%, 15%, 20% इंटेलिजेंस गेम है, और मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन है विच इज साइकोलॉजी, यानी कि आप कैसे बिहेव करते हैं। अगर आप ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं तो यू कैन बी वेरी गुड एट स्टॉक मार्केट। और यही बात वॉरेन बफेट ने भी कहा है अपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन था। बहुत स्टार्टिंग में किसी ने बोला कि वॉरेन बफेट से पूछा कि किस तरीके से किन तरह के लोगों को स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि भैया आप क्या अंग्रेजी पढ़ लेते हो? उन्होंने कहा हाँ। इंटर पास हो? कह रहे हैं हाँ। मैथ जोड़ 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 क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स का जोड़ गुना कर लेते हो? उन्होंने कहा हाँ। कह रहे बस ठीक है, तुम स्टॉक मार्केट के लिए फिट हो। तो उसने कहा मैं सोच रहा हूँ कि मैं एमबीए कर लूँ फाइनेंस में। उसने कहा बस यही मत करना। तो ये ऐसा क्यों बोला स्टॉक मार्केट क्या कहते हैं वॉरेन बफेट ने? क्योंकि अब एमबीए करने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की आदत हो जाती है, और उसके बाद उन्होंने एक टर्म दिया विच इज कॉल्ड एनालिसिस पैरालिसिस, यानी कि एनालिसिस इतना कर लोगे कि तुम एक पैरालिसिस हो जाएगा कि तुम एक्शन ही ना ले पाओ। तो हर बार हर चीज में तुम्हें कमी लगेगी, हर चीज में तुम्हें लगेगा यार पर इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से तुम एक्शन नहीं ले पाओगे। इसलिए ओवर एनालिसिस मत करना, और इसलिए एमबीए मत करना फाइनेंस में। तो ये वॉरेन बफेट ने कहा था, पर मैं ये कह रहा कि मत करो, करो भाई करो, जरूर पढ़ो। कुल मिला के अल्टीमेटली वो ये कहना चाहते हैं कि भाई दिस इज मोर ऑफ साइकोलॉजी एंड मोर ऑफ बिहेवियर। और आप ये देखो कि ज्यादातर आपको फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना आ गया, तो आप स्टॉक मार्केट के बिहेवियर के लिए एप्ट हो। दूसरा वो कहता है अवॉइड एक्टिंग ऑन टिप्स एंड रूमर्स, मतलब कि भाई जो आपका दोस्त कहता है भाई ये डबल हो जाएगा, आप उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हो। और मैं अक्सर देखता हूँ कि मैं जिस भी इंसान को समझाने की कोशिश करूँ भाई ये किताब पढ़ो, मैं उससे कहता हूँ भाई ये वीडियो देखो, पूरा आधे घंटे का वीडियो कुछ मैं किसी को भेज देता हूँ, मेरा कोई भी दोस्त उस वीडियो को देखने को तैयार नहीं। कोई किताब में दे दूं, कोई पढ़ने को तैयार नहीं है, पर सब ये सुनना चाहते हैं मुझसे कि भाई तू बता दो कौन सा स्टॉक मार्केट का कौन सा स्टॉक ले लूं, मैं वो खरीद लेता हूँ, बात खत्म। मुझे तुझ पे भरोसा है। पर क्यों भरोसा करना है? क्योंकि मैं तो पता नहीं, मेरा ओपिनियन चेंज हो जाएगा और आप क्या करोगे उसके बाद। इसलिए अपनी नॉलेज इंप्रूव कैसे करोगे? और एक बार अगर आप किसी स्टॉक को मैंने बता भी दिया और आपने उसमें पोजीशन बना भी ली, तो अगली बार क्या करोगे? दूसरा स्टॉक कैसे ढूंढ पाओगे? या फिर आपको सिर्फ एक जुआ खेलना है कि अभी थोड़ा देर के लिए बस थोड़ा प्रॉफिट बना लिया और फिर निकल गए, तो फिर उसमें तो बड़ी वेल्थ बनेगी भी नहीं, राइट। तो कभी भी टिप्स और रूमर्स पे पार्टिसिपेट ना करें, रादर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप खुद अपने आप को सशक्त करें। बाय बिजनेसेस नॉट स्टॉक्स, तीसरा पॉइंट है भाई बिजनेस खरीद रहे हो तुम, स्टॉक्स नहीं। हम अक्सर ना बहुत ज्यादा कैरिड अवे हो जाते हैं प्राइस देख के कि यार 10 रुपए का स्टॉक है, 5 रुपए का स्टॉक है, पर हमें रादर ज्यादा सोचना चाहिए कि भाई बिजनेसेस क्या है, ये करता क्या है। इस बिजनेस में 4 चीजें जो इस किताब में वो बोलते हैं वो जरूर देखना चाहिए। पहला, ग्रोथ, कि कंपनी के अंदर ग्रोथ है कि नहीं है, कंपनी के आगे कितनी ग्रोथ है, कितनी भूख है कंपनी को आगे करने के लिए, किस तरीके से एक्सपैंड कर रहे हैं, किस तरीके के बिजनेस है इनका कि जिसमें आगे की इस तरह के बिजनेस में डिमांड आने वाली है, इस तरीके के प्रोडक्ट में डिमांड आने वाली है, इस तरीके के सर्विस में डिमांड आने वाली है, तो किस तरीके का ये काम करते हैं, वो आपका डिटरमाइन करता है ग्रोथ। दूसरा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि दूसरे आसपास के लोगों के साथ, आसपास की कंपनियों के साथ उसके पास ऐसा क्या एडवांटेज है कि वो दूसरी कंपनीज पे लोग ना जाए और आपके पास आए। तो वो अक्सर आता है जब आपके पास वो होता है, क्या कहते हैं, मोट होता है, यानी कि कोई ऐसा चीज कि आपकी मे बी ट्रस्ट फैक्टर हो। जैसे कि कोई टाटा की कंपनी है तो लोगों को ट्रस्ट ज्यादा होता है। तो ऐसा कैसा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है जिसकी वजह से लोग बाकी कंपनीज को छोड़ देंगे और आपको जरूर पकड़ेंगे। तीसरा वो कहते हैं लो डेट, यानी कि कर्जा बहुत कम होना चाहिए। कोई भी कंपनी को आप चूज करो उस पर कर्जा बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि कर्जे में अक्सर देखा गया है कि जब कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ता है, एक वक्त बाद कंपनी उस कर्जे को चुकाने में क्या कहते हैं, उसकी हालत खराब हो जाती है और अल्टीमेटली डेट के जाल में फंसती जाती है। जस्ट लाइक एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, रिलायंस, जो कि अनिल अंबानी की कंपनी थी उस टाइम पे, रिलायंस टेलीकॉम, राइट। और उसके बाद एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है वोडाफोन आइडिया, जिसका कर्जा लगातार बढ़ता गया और अभी तक वो कर्जे से बाहर नहीं आ पाई है।
राइट। तो ऐसे कोई कर्जे वाली कंपनी के ऊपर कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे आपको बचना है। और लास्ट में वो कहते हैं स्टेबल मैनेजमेंट, यानी कि स्टेबल मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मैनेजमेंट लगातार उसमें चेंजेस ना हो रहे हो, बार बार कोई कंपनी से मैनेजमेंट से बाहर जा रहा है, कोई नया आ रहा है, कोई नया सीएफओ आ रहा है, फिर नया कोई चेंज हो रहा है। अगर बार बार ऐसा चीजें हो रही है ना, मतलब कि मैनेजमेंट स्टेबल नहीं है। और अगर कोई मैनेजमेंट स्टेबल नहीं है और बार बार उसकी न्यूज आ रही है, कोई निकल रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई नया बंदे को हायर कर रहे हैं, फिर उसको भी फायर कर रहे हैं, तो भाई ऐसी कंपनी से बचना चाहिए। राइट। तो ये चार वो इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं, आपको इंपॉर्टेंट चीज चूज करना है वाइल वाइल बाइंग बिजनेसेस नॉट स्टॉक्स। चौथा वो कहते हैं मार्केट प्राइस इज नॉट द बिजनेस वैल्यू। मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होता है, कभी भी आपको किसी क्या कहते हैं बिजनेस की जो वो है जो बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू होती है, वो मार्केट प्राइस पे जो जिस पे मिल रहा होता है स्टॉक्स के टर्म्स में, वो कभी भी सही नहीं होती। तो जो बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू होगी, या तो मार्केट उस पे ज्यादा महंगा मिलता है बिजनेस, वो महंगा ज्यादा महंगा मिलता है, या उससे सस्ता मिल रहा होता है। कभी भी एक्चुअल बिजनेस की प्राइस पे मार्केट प्राइस पे नहीं मिलता है, और तभी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है और तभी हम फंसते भी हैं। जब मार्केट कम पे मिलता होता है, कम सस्ते में मिल रहा होता है वो बिजनेस, तो हमें अपॉर्चुनिटी होती है कि खरीद लो। राइट। और अगर बहुत महंगा मिल रहा होता है, बिजनेस ऊपर हो रहा होता है, बहुत ज्यादा मार्केट प्राइस बहुत ऊपर होता है, तो हमें दिक्कत होती है क्योंकि हम महंगा खरीद लेते हैं। तो स्टॉक मार्केट में कभी भी जो प्राइस है वो कभी भी बिजनेस के हिसाब से नहीं मिल रहे होते, हमेशा ऊपर नीचे मिल रहे होते, तभी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती भी है लेने के लिए। राइट। पांचवा पॉइंट है अवॉइड हर्ड मेंटालिटी, यानी कि जब सब लोग कुछ कर रहे हो ना, उससे बचना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट भी मुझे याद आता है, दैट एवरीबॉडी कैन नॉट बी रिच एट द सेम टाइम। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना कि जब कोई, और आप देखोगे न्यूज में अक्सर न्यूज एंकर्स बड़े बड़े अक्सर एक ही स्टॉक के बारे में, बहुत अक्सर एक ही पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में आप बहुत सारे मीडिया चैनल्स पे और ये यूट्यूब पर फिर इन्फ्लुएंसर से सुन लोगे आप। और जब सब लोग एक ही बारे में बात करने लगे, तो समझो कि अब उसकी कहानी खत्म हो गई है। क्योंकि मतलब हर किसी को अगर वो स्टॉक है और हर किसी की स्टॉक पोर्टफोलियो में वो स्टॉक है, तो वो स्टॉक चलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि नॉट एवरीबडी कैन बी रिच एट द सेम टाइम। तो याद रखिए, जो हर्ड मेंटालिटी है कि जो सबके पास है, वो आपके पास नहीं होना चाहिए। तो आपके पास वो होना चाहिए जो आपको चूज करें, आप करें, जो सिलेक्ट करें, जो आप इससे एक बहुत कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है कि जिस स्टॉक के बारे में कम बात की जाए और बहुत कम चर्चा में हो, वो स्टॉक ज्यादा बेहतर है, इसका मतलब। आगे चलते हैं, छठवां पॉइंट, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हैज लो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो हम करते हैं कि भैया आज खरीदा कल बेचा, आज कल खरीद बेचा, इसमें अक्सर ना ब्रोकर्स का फायदा ज्यादा होता है, क्योंकि आप जल्दी जल्दी खरीद रहे हो तो बेच रहे हो, तो उसमें ब्रोकरेज तो उनकी तो तय होती है, आपका प्रॉफिट हो रहा हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली ये समझ में आता है कि भैया आप जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, खरीदना खरीदना बेचा खरीद बेचा, उसमें जो सक्सेस का रेशियो बहुत कम है। इससे अच्छा ये है कि आप उसमें इन्वेस्ट करें और भूल जाए, तो उससे ज्यादा चांसेस बढ़ते हैं सक्सेस के। राइट। तो आप लॉन्ग टर्म में अगर किसी स्टॉक मार्केट को देखेंगे, तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग राइट बढ़ जाते हैं। इसलिए आप देखोगे ऑप्शन ट्रेडर जो करते हैं ना, ऑप्शंस आज बेचा, इस वीक की ऑप्शन स्ट्रैटेजी डाली और 2 दिन की ऑप्शन स्ट्रैटेजी डाली, उसमें आप एक दो बार तो सक्सेसफुल हो सकते हो, पर अल्टीमेटली आप साल दर साल देखोगे तो आप नेगेटिव में ही रहोगे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। राइट। तो एक दो बार आप सक्सेस हो जाओगे, फिर आप फेल हो जाओगे, फिर सक्सेस हो जाओगे, फिर वो अल्टीमेटली आपको जो नेट नेट में प्रॉफिट है वो नहीं होता, नेट नेट में लॉस ही मिलेगा। पर अगर आप आपकी स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म है, तो अगर आप ऑप्शन भी साल भर की करते हो, तो भी आपको उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बढ़ जाती है। आप अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट बहुत लंबे समय के लिए होते हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आपकी बढ़ जाती है। अंडरस्टैंडिंग रिस्क बिफोर एक्सपेक्टिंग रिटर्न, आपको पता होना चाहिए कि आप कितना खो रहे हो कितना पाने के लिए, कितना खोने मतलब कितना खोने को तैयार हो कितना पाने के लिए। देखिए ये समझिए कि जितना ज्यादा आप रिस्क लेते हो, उतना ही आपके रिटर्न के चांसेस भी बढ़ते हैं। पर आप ये सोचो कि कितना खो सकते हो ऐसे टाइम में। जो ऑथर है वो हमें समझाते हैं कि बैंक एफडी 6 से 7% देते हैं, पर वही फिक्स मिलता है। स्मॉल कैप स्टॉक्स 30% तक भी दे सकते हैं, बट वो भाई गिरते भी बहुत ज्यादा है। राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पोर्टफोलियो है किस पर्टिकुलर टाइप का स्टॉक में है उसमें। तो अगर आपका स्टॉक स्मॉल कैप में ज्यादा होगा, तो आप तैयार होना चाहिए आपको साइकोलॉजिकली, ये गिरेगा बहुत बुरा। जब गिरेगा तो उस टाइम पे आप अपना अगर वो धैर्य बना के रखें, तो आपको रिटर्न भी अच्छे मिल सकते हैं। राइट।
8 है डोंट कंफ्यूज लक विद स्किल। मतलब कि बिगिनर को आप देखोगे कि हमेशा लक, बिगिनर्स लक हमेशा काम करते हैं। जब भी आप किसी जुआ खेलेंगे ना, आप कभी आपने गैम्बलिंग करी कसिनो में, आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में आप हमेशा जीतते हैं और ये हर आदमी के साथ होता है। मैंने भी देखा स्टार्टिंग में मैं हमेशा जीता हूँ गैम्बलिंग में। मैंने देखा कि ऑप्शंस मैंने स्टार्ट किया था तो ऑप्शंस में स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लक चला था मेरा, ऑप्शन में बहुत स्टार्टिंग में सही पैसे कमा रहा था मैं। तो वो यही होता है कि स्टार्टिंग में जब भी आप करते हो तो वो बिगिनर लक काम करता है, पर आप लॉन्ग टर्म जब गेम देखते हो तो आप देखोगे नेट नेट आप लॉस में आ जाते हो। इसलिए स्किल को आप बिगिनर्स लक से कंफ्यूज ना करें, राइट। स्किल अलग होती है और लक अलग होता है। स्किल तभी आपकी मानी जाएगी कि ये स्किल है जब आप लॉन्ग टर्म होराइजन में उस पर साल दर साल लगातार प्रॉफिट बना पाए, विच इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। टाइम इन द मार्केट इज ग्रेटर देन टाइमिंग इन द मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भैया क्रैश आने वाला है निकल जाते हैं, मार्केट बहुत हाई हो गया निकल जाते हैं, पर ये याद रखो, एक किताब पढ़ी थी मैंने, स्टॉक्स फॉर लॉन्ग रन, 100 स्टॉक्स फॉर लॉन्ग रन, ऐसी कुछ करके किताब थी। हाँ, स्टॉक्स फॉर लॉन्ग रन, जेरेमी सीगल की। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब में उसने बोला था कि अगर आप देखो पिछले 25 साल में इन्वेस्टर अगर सिर्फ 10 दिन अगर वो मार्केट में नहीं रहे तो उनके जो रिटर्न है वो ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं। यानी कि आप ये समझो कि वो 10 दिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके रिटर्न्स के लिए, और हो सकता है आप उस टाइम टाइम करके मार्केट को कि यार मार्केट बहुत ऊपर हो गया है, लेट्स गो आउट, तो आपने वो बेच दिया, और अगर आप वो 10 दिन तक नहीं रहे उस मार्केट में तो आपके रिटर्न ड्रास्टिकली गिर जाते हैं। तो आप सोचो कि क्या आप अगर जो लगातार आप टाइमिंग करने की कोशिश करते हो ना, इन एंड आउट, अगर आप वो 10 दिन नहीं रहे, आउट रहे, और आपने कहा कि नहीं नहीं मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड हो गया, नहीं मुझे अभी नहीं रहना मार्केट में, और फिर आपने टाइमिंग करने की कोशिश करी तो वो 10 दिन अगर मिस हुए तो आपके रिटर्न ड्रास्टिकली गिर जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप इन्वेस्टेड रहे रादर देन बार बार अंदर बाहर करने की कोशिश करें। 10वां पॉइंट है एवरेजिंग डाउन इज डेंजरस। आप अक्सर लोग एवरेज करते हैं जब शेयर नीचे गिरता है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, पर आप ये समझे कि स्टॉक अगर गिर रहा है तो वो कोई कारण है जिसकी वजह से गिर रहा है। तो उसको आप हमेशा याद रखें कि भैया गिरते हुए स्टॉक को कभी भी एवरेज ना करें। ये कहते हैं नेवर नेवर ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। एक इंटरेस्टिंग कोट होता है कि कोई फॉल नाइफ गिर रहा है और तुम पकड़ो तो तुम्हारा हाथ को काटता हुआ चला जाएगा। तो स्टॉक जब ऐसे गिरता है ना तो लोग सोचते हैं कि एवरेज कर ले, एवरेज कर ले, एवरेज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा पेन दे सकता है। रादर आप एवरेज तब ही करें एक्सेप्शनली जब आपको पता है कि कंपनी बहुत ही बढ़िया है, सिर्फ परमानेंटली कोई मतलब टेम्परेरी कोई इश्यूज चल रहे हैं और आपको उस पर ट्रस्ट है और आपकी जो थीसिस है, रिसर्च है, वो बिल्कुल थरो है, तब आप उसको एवरेज कर सकते हैं। चलते आगे 11th, डोंट चेस हॉट स्टॉक्स। हॉट स्टॉक्स अक्सर टेलीग्राम के थ्रू दिए जाते हैं, अक्सर थ्रू इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं ये भाई ये स्टॉक बहुत बढ़िया है, एड्स चलते हैं। तो जो हॉट स्टॉक्स है ना जिसके बारे में हर आदमी बात कर रहा है, वो उसमें आप कभी इन्वेस्ट ना करें क्योंकि वो बेसिकली आपको सिर्फ बड़े बड़े प्रमोटर्स है वो आपको स्टॉक्स चेपने के लिए ये न्यूज फैलाते हैं। तो कभी भी हॉट स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें, रादर अपनी थीसिस करें, अपनी रिसर्च करें और फिर सोचें। पेशेंस कन्वर्ट स्टॉक्स इनटू वेल्थ। अल्टीमेटली कहानी यही हो गई कि आपको ये करना चाहिए कि आपको जो अच्छे विनर्स हैं जो आपको अभी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं उन पर बैठना चाहिए कुछ सालों साल के लिए। पर होता नहीं है, हम लूजर्स को तो बहुत साल तक वेट कर लेते हैं क्योंकि हमें लूज नहीं लेना, हमें हमें लॉस नहीं लेना। पर जो गेन आ रहा होता है ना हमें हमें लगता है कि अरे पैसा डबल हो गया निकल जाओ, और हो सकता है वहां से वो 10 गुना कर दे आपका पैसा, पर हम बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो अल्टीमेटली अगर कोई स्टॉक भाग रहा है ना उसको हमें वेट करने का, उसको हमें होल्ड करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। अल्टीमेटली जो विनर्स है उनको राइड करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन। 13वां पॉइंट है ओवर डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस रिटर्न्स। यानी कि बहुत ज्यादा स्टॉक्स जब आप खरीद लेते हो और रिटर्न्स आपके कम हो जाते हैं क्योंकि फिर बहुत सारे स्टॉक चलेंगे नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स एवरेज देंगे, बहुत सारे लोग स्टॉक्स लो नेगेटिव रिटर्न्स भी देंगे, तो अल्टीमेटली आपके दो 5-10 स्टॉक बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहे होंगे जो 10 गुना हो चुके होंगे, वो भी अल्टीमेटली वो जो बाकी के स्टॉक है उसका एवरेज डाउन कर देंगे तो आपका रिटर्न कम हो जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करनी चाहिए कि आपको 2, 5, 15 स्टॉक्स जो आपके बेस्ट हो उसको चूज करें और उसके बाद उसमें बने रहे लंबे समय के लिए। 14 पॉइंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग रिक्वायर्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग। यानी कि वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आपको एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग चाहिए, एक इंडिपेंडेंट सोच चाहिए, एक इंडिपेंडेंट रिसर्च चाहिए जो आप खुद कर सकते हैं। आपसे बढ़िया जो रिसर्च है वो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर भी नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इट इज योर मनी विच इज एट स्टेक। आपका पैसा
टेबल पर रखा हुआ है, आपको जो पेन देगा ना वो कोई और नहीं देगा, क्योंकि वो आपका पैसा है। तो अल्टीमेटली आपको बहुत दुख होगा अगर आपने अपना पैसा लूज कर दिया। तो आप जो रिसर्च करोगे सबसे बेस्ट करोगे और सोच समझ के करोगे, बहुत अच्छी रिसर्च करोगे, तो आपको करना चाहिए रिसर्च, राइट। 15 पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है, बिगेस्ट इन्वेस्टिंग एनिमी कौन है? बिगेस्ट इन्वेस्टिंग एनिमी इज यू। यानी कि आप ही सबसे बड़े दुश्मन हैं आपके इन्वेस्टमेंट को लेके, क्योंकि आप अक्सर अच्छा स्टॉक तो जल्दी से बेच देते हैं छोटे से प्रॉफिट पे, पर जो खराब स्टॉक है उसको आप लंबा राइड करते रहते हैं कि भाई कभी ना कभी तो मेरे गर्दिश पे सितारे बदलेंगे, और यही नहीं करना चाहिए, राइट। तो अल्टीमेटली आप अगर लूजर्स को एवरेज ना करें और विनर्स को राइड करें लंबे समय के लिए और उसको एवरेज करें, तो वो ज्यादा एक अच्छा बेटर स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मजा आया इस वीडियो में। स्टॉक्स टू रिचेस बाय पराग पारिक, इस किताब को जरूर पढ़िए अगर आपको फ्री समय मिले, और इस किताब से आपने क्या सीखा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताया। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।